नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक की जो बाकी और 2-3 योजनाएं हैं उनके बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक की 2 योजनाएं, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था द्वाब में कर वृद्धि और राजधानी परिवर्तन। तो आज हम लोग देखेंगे उनके 3 और योजनाएँ हैं, जिनमें हम लोग देखेंगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान। यद्यपि ये भी योजनाएं असफल रहीं, उसके बावजूद भी उस असफलता के बाद उसकी बदनामी हुई, किंतु इसको भी हम लोग एक पूरी योजनाओं को ठीक से पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो देखिए भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की जो तीसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये भी देखिए कि दूरदर्शी सोच को लेकर थी। मोहम्मद बिन तुगलक एक दूरदर्शी सोच को लेकर ये योजना लेके आया था। तो सांकेतिक मुद्रा मतलब टोकन मनी। देखिए, सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये होता है, समझिए बात को, कि मुद्रा की वास्तविक कीमत की जगह राज्य द्वारा घोषित कीमत। देखिए, तो सांकेतिक मुद्रा को समझने के लिए अगर हम लोग समझे बात को, पहले मान लेते हैं ये देखिए एक चांदी का सिक्का है, ये समझिए ये चांदी का सिक्का है और ये 10 ग्राम का है। ठीक, तो 10 ग्राम का चांदी का सिक्का है, तो ठीक है भाई, 10 ग्राम का चांदी का सिक्का है और इसकी कीमत जो भी मान लेते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए 40 रुपये का, मान लीजिए 400 रुपये का इसको हम लोग मानते हैं, तो इसके ऊपर लिख दिया गया 400 रुपये। तो अगर देखा जाए तो ये जो सिक्का है ये वास्तविक कीमत को दर्शाता है, अर्थात चांदी 10 ग्राम की है, मान लो उसकी कीमत 400 रुपये की है, तो चाहे तो इसको चांदी के रूप में, सिक्के के रूप में यूज करो, चाहे तो इसको पिघलाकर इसका कोई दूसरा उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो धातु प्रयुक्त की गई है उस धातु की कीमत और जो उस पर कीमत अंकित है, दोनों अगर लगभग बराबर हैं तो कहा जाता है कि ये जो है रियल वैल्यू है मुद्रा की। किंतु कभी कभी होता है कि जो इसमें धातु उपयोग की गई है उसकी वैल्यू और इसमें जो कीमत की गई है दोनों में अंतर आ जाए। जैसे 400 तो रुपये रहे, ये चांदी का ना होकर ये कांसे की हो या तांबे की हो, तो हो सकता है जब 10 ग्राम तांबा का निकाला जाए वो हो तो आपका 100 रुपये का हो और लिखा कितना हो सामने 400 रुपये हो। इसका मतलब सांकेतिक मुद्रा, मतलब सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये होता है कि जो उसमें रियल धातु या रियल जो भी उसमें मटेरियल यूज हुआ है उसके बराबर उसकी कीमत ना रखकर जो है उससे अधिक रख दी जाए, तो उसे सांकेतिक मुद्रा के रूप में हम लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग नोट देखते हैं, देखिए ये देखिए, अगर हम 2000 की नोट देख रहे हैं तो आप खुद बताइए 2000 के नोट में जो भी चीज़ें प्रयुक्त हुई हैं उसमें जो कागज़ यूज हुआ है उस कागज़ की कीमत अगर हम लोग कहते हैं, मान लीजिए ये 2000 नोट को हम लोग इसका उपयोग करना चाहें तो इस कागज़ को हम मार्केट में बेचेंगे, कितने बिकेगा? 50 रुपये, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये का, पता नहीं कितनी जो भी उसकी कीमत हो, कुल मिलाकर 2000 तो नहीं होगी। इसीलिए इस कीमत पर राज्य के द्वारा आरबीआई का जो गवर्नर है वो आपसे वादा करता है कि हम इसके बदले आपको कुछ ना कुछ 2000 रुपये के बदले समतुल धनराशि देंगे, क्योंकि वो राज्य की गारंटी है इसके पीछे। इसीलिए हम इसको 2000 के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें 10 रुपये का भी कागज हो सकता है ना लगा हो, किंतु हम इसको 2000 के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा आज हमारे सामने चल रही। पहले जो सोने चांदी के सिक्के होते थे वो रियल मुद्रा होते थे, सांकेतिक मुद्रा नहीं होते थे। तो रियल और सांकेतिक का मतलब ये हुआ कि जो भी धातु या जो भी कागज उसमें उपयोग हुआ हो उसकी कीमत और उसमें जो भी पैसा अंकित हो, जो भी रुपए अंकित हो, उनकी कीमत में अगर अंतर होता है तो उसे जो है सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। आज जितनी भी नोटें चल रही हैं, नोट चल रही है, वो सब सांकेतिक मुद्रा का उदाहरण है। और पहले समय में जो सोने चांदी के सिक्के चलते थे वो कहीं ना कहीं रियल आपका मनी को का उदाहरण से, रियल मुद्रा का उदाहरण हुआ करते थे। ऐसा ही कुछ काम अभी आपका कौन करने जा रहा है? सोचिए, मोहम्मद बिन तुगलक।
मतलब वो चांदी के सिक्कों की जगह पर चलाएगा कांसे का सिक्का और पब्लिक से कहेगा आप ये मानिए कि इसकी जो वैल्यू है वो चांदी के सिक्के के बराबर है। इसकी यही योजना कहलाई है सांकेतिक मुद्रा, आपका यानी टोकन मनी की योजना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, इसको धन की पैसे की बहुत आवश्यकता थी विजय प्राप्त करने के लिए। यह चाहता था कि मध्य एशिया को मैं जीतूं, मध्य एशिया तक अपना प्रभाव जमाऊं, बड़ी सेना रखूं। इसके लिए इसको धन की आवश्यकता थी, इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए बर्ने ने कहा है इसने सांकेतिक मुद्रा इसीलिए चलाई थी क्योंकि इसके पास पैसा जो रहे राजकोष में बना रहे ताकि ये विजय प्राप्त कर सके। इस पर भी कथन कारण में सवाल आया है कि सांकेतिक मुद्रा इसलिए चला गया था क्योंकि व्यापार वाणिज्य के लिए तो एकदम गलत। सांकेतिक मुद्रा इसलिए चली गई थी कि जो धन है, जो चांदी है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ताकि उस धन का प्रयोग वो जो है विजय के रूप में कर सके। तो ये हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सांकेतिक मुद्रा के टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए, आइए हम लोग इसमें देखें सांकेतिक मुद्रा के टॉपिक में हम लोग समझते हैं। तो आइए देखिए, सांकेतिक मुद्रा में मुद्रा की वास्तविक कीमत की जगह राज्य के द्वारा घोषित कीमत। अब चूंकि राज्य के द्वारा घोषित है तो इसमें राज्य की विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता यह है कि जब भी आपको लगेगा तो राज्य इसके समतुल्य भुगतान करेगा। तो अगर हम लोग मुद्रा सुधार में हम लोग एमबीटी के मुद्रा सुधार देखें, देखिए एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक योजना के आने के पहले थोड़ा सा और देख ले। मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 तरह के सिक्के चले थे उनके समय में। एक तो दोकानी सिक्का था, देखिए दोकानी सिक्का। कहीं पूछे दोकानी सिक्का किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक दीनार था, इसकी चर्चा इब्न बतूता करेगा। दीनार जो है स्वर्ण सिक्का था, सोने का सिक्का है। इसके अलावा आपका टंका जो इल्तुतमिश ने चलाया था उसको ये अदली कहा जाता है। इस समय अदली सिक्का है, देखिएगा यह 140 ग्रेन का है और ये जो है 200 ग्रेन का। पहले मोहम्मद बिन तुगलक के पहले सिक्का 175 ग्रेन का होता था, उसने सोने की सुच्ता बढ़ा दी थी। इसके अलावा जो है जीतल भी चलता था, जीतल पता है आपको तांबे का होता था। तो मेन अदली और दीनार, इस दीनार सिक्के की चर्चा इब्न बतूता करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी सिक्का चलाया। अब ये किसका था इसके बारे में चर्चा नहीं मिलती है। दीनार नामक स्वर्ण सिक्का चलाया। अदली या टंका नामक एक आपका चांदी का सिक्का चलाया। देखिएगा ये आपका चांदी का सिक्का है, सब जाने रहिए। और जीतल तो तांबे का था ही, शुरू से चल ही रहा था। तो इस तरह से उसने इसी अदली यानी टंका के बदले, चांदी के सिक्के के बदले वो कांसे का सिक्का चलाएगा। यही कहलाएगी सांकेतिक मुद्रा। तो देखिए सिक्के के क्षेत्र में जो है इल्तुतमिश के बाद सर्वाधिक प्रयोग कौन कर रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। सिक्कों पर अलाउद्दीन खिलजी ने ज्यादा प्रयोग नहीं किया था। तो इल्तुतमिश के बाद पूरी सिक्का व्यवस्था पर, मुद्रा व्यवस्था पर सबसे अधिक काम कौन कर रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। दोकानी सिक्का चला रहा है, दिनार नामक स्वर्ण सिक्का इसने चलाया। इसके अलावा अदली नामक टंका के बराबर इसने एक चांदी का सिक्का चलाया। जो दिनार स्वर्ण सिक्का है, देखिएगा स्वर्ण सिक्का इसके पहले जो 175 ग्रेन का था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ाकर इसको 200 ग्रेन का कर दिया दिनार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को पूछा जा सकता है। तो ये इसने सिक्कों के रूप में काम किया। और देखते हैं, सिक्कों को थोड़ा सा समझ ले फिर हम लोग सांकेतिक मुद्रा में आते हैं। मोहम्मद तुगलक ने और क्या क्या काम किया, देखिए पहला बात कि सिक्कों में कलमा लिखाना बंद किया। कलमा लिखाना बंद, सिक्कों में कलमा लिखा होता था, कलमा लिखाना बंद किया। ये देखिए। दूसरा, सिक्कों में अपना नाम लिखाना बंद किया। बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा था किस सुल्तान ने सिक्कों से अपना नाम लिखाना बंद कर दिया, तो अपना नाम लिखाना बंद किया। खलीफा का नाम लिखवाया उसने खलीफा का नाम लिखवाया।
तो अपने जगह पर उसने कहा कि खलीफा का नाम लिखवाइए, इसने खलीफा का नाम लिखवाया, पूछ सकता है और ये पूछा भी गया है। वो दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताओ जिसने सिक्कों में से अपना नाम लिखवाना बंद कर दिया था, तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। सिक्कों पर दो ही लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अभी ससगनी चलाएगा कौन? आपका 6 रीतल के बराबर चलाएगा फिरोज शाह तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक। और देखिए सिक्कों में अरबी व फारसी लेख, अरबी और फारसी लेख अंकित करवाए। तो सिक्के पे देखिएगा ये परिवर्तन सिक्के के क्षेत्र में कौन करा? मोहम्मद बिन तुगलक। 2 कानी सिक्का चला रहा है, दिनार नामक सोने का सिक्का चला रहा है, अदली नामक सिक्का देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट अदली सिक्का है, जिसको चांदी का सिक्का था, इस टंका था, 40 ग्रेन का था। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करवा रहा, सिक्कों पर अपना नाम लिखवाना बंद करा, खलीफा का नाम लिखवा रहा है, और तो और सिक्कों पर अरबी फारसी लेख लिखवा रहा है। तो उसने सिक्कों पर एक काम किया। तो कम से कम पढ़ रहे थे मुद्रा, तो हम लोग इसको देख लें। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक का नाम है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आइए उसको देखते हैं। मेन टॉपिक वो है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो 2 बातें हैं कि एक तो पहली बात कि क्यों किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया गया, तो इसके बारे में अलग अलग तर्क हैं। देखिए बर्नी क्या तर्क देता है। बर्नी ने क्या कहा है? बर्नी ने कहा है राजकोष में चांदी देखिए को सुरक्षित रखना चाहता था, चांदी को सुरक्षित रखना चाहता था, सुरक्षित रखना चाहता था ताकि विजय हेतु धन की प्राप्ति बनी रहे, धन की प्राप्ति बनी रहे, धन उपलब्ध रहे। ये स्टेटमेंट बर्नी ने कहा जो सांकेतिक मुद्रा उसने इसीलिए चलाई थी ताकि राजकोष में चांदी बनी रहे और उस चांदी से वो विश्व विजय प्राप्त कर सके। उस धन से वो सेनाओं को वेतन देके विश्व विजय, जो भी वो मतलब विजय प्राप्त करना चाहता था, जो उसकी इच्छाएं थी उसको वो पूर्ति कर सके। देखिए दूसरा, नेल्सन राइट ने क्या बताया है कि 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। विश्व में चांदी की कमी, तो रियलिटी में थे कि 14वीं शताब्दी विश्व में चांदी की कमी ही हो गई थी, जिसकी वजह से चूंकि चांदी की कमी हो जाएगी तो चांदी का रेट बढ़ जाएगा। चांदी कम थी और सिक्का ढालने में चांदी आती कहाँ थे। अतः विश्व स्तर पर ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से जो है इसने जो है आपका चांदी की जगह पर कांसे की जो है मुद्रा चलाई, जिसकी वैल्यू चांदी की मुद्रा के बराबर रखी। उसने लोगों से कहा कि इसको आप सोच समझिए चांदी की ही मुद्रा है। इस तरह से नेल्सन राइट ने कहा कि 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मजबूरी में योजना शुरू की गई। अब एक और है कि ये जो है बताया था आपका अग्रसोची है, दूरदर्शी है। इसको लेकर मोहम्मद बिन तुगलक की व्यक्तिगत उपज थी। कहा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस चीज़ का अनुभव किया था कि इससे पहले 2 बार देखो चीन में और ईरान में ऐसी ही योजना शुरू हो चुकी थी। चीन में कुबलाई खां ये मंगोल था और यहाँ पर गैताखू खां, इन दोनों ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। चीन में कुबलाई खां ने चाऊ मुद्रा चलाई थी, चाऊ मुद्रा,
और ये योजना वहां पर सफल रही थी। देखिएगा, गैताखू खान ने तो कागज की मुद्रा चलाई थी, और ये क्या थी, असफल थी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के पहले भी चीन और ईरान में सांकेतिक मुद्रा चल चुकी थी। ये तो धातु की मुद्रा थी जो कि सफल थी, और ये कागज की मुद्रा थी, क्या थी, असफल थी। तो इस तरह से उसके पास एक उदाहरण था कि ऐसा हो सकता है, और अगर चीन में सफल हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों सफल नहीं हो सकती है। तो ये कारण थे क्यों। तो क्यों में यही है कि एक तो ये था, कुछ विद्वान और हैं वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दयालु था, अपव्ययी था, जिसकी वजह से आपका उदार था, दयालु, पैसा खूब बांट रहा था, तो धन की कमी हो गई थी, यानी राजकोष में धन की कमी। राजकोष में धन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से सांकेतिक मुद्रा शुरू की गई। तो अभी हम लोग इसको दरकिनार करेंगे। अगर कमी थी तो जब ये योजना असफल हो जाएगी तो सारे जाली मुद्राओं की जगह पर जो है ये पुनः सोने, आपका चांदी और सोना वापस करेगा। बर्नी ने कहा कि पहाड़ लग गया था, इतना दिया गया था। इसका मतलब राजकोष में धन की कमी नहीं थी, किंतु जो है ये भी एक तर्क है। तो ये हम लोग 4 रीजन मान सकते हैं उसने सांकेतिक मुद्रा क्यों शुरू की थी। तो लिखने पे हम इसको एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम बना सकते हैं इसको समझने के लिए। तो ये हो जाएगा क्यों, ये हुआ। आइए देखते हैं प्रक्रिया क्या हुई, मतलब ये तो हुआ क्यों हुआ, अब इसमें प्रक्रिया क्या अपनाई गई। प्रक्रिया देखिए क्या हुआ इसमें, ये हम लोग देख लेते हैं। प्रक्रिया बड़ा सिंपल था कि चांदी की जगह, चांदी की मुद्रा की जगह, देखिए मुद्रा की जगह कांसे की मुद्रा, कांसे की मुद्रा प्रचलित की गई। ये प्रक्रिया हुई। कई जगह पे कांसा तांबा दोनों लिखा है, तो आप कांसा समझिए, बहुत ही। तो प्रक्रिया ये हुई कि चांदी की मुद्रा की जगह पर कौन सी मुद्रा चली, कांसे की मुद्रा चली। ये पूछा जाता है चांदी की मुद्रा की जगह पे कौन मुद्रा चली, कांसे की मुद्रा चली। अब देखिएगा, आप खुद सोचते हैं चांदी, अब ये कांसे का एक सिक्का बन गया मान लीजिए, और इसकी कीमत, ये है धातु में कांसे का, ठीक है, और इसकी कीमत रखी जा रही है अदली या टंका के बराबर, टंका या अदली के बराबर, मतलब 140 ग्रेन, यानी 140 ग्रेन का कांसे का सिक्का है, और कहा, और इसकी वैल्यू जो रख दी गई है वो 140 ग्रेन के टंका या अदली के बराबर। ये है सांकेतिक मुद्रा, यानी कांसे की मुद्रा। जानते कांसा धातु चांदी की तुलना में सस्ता होता है। तो इस तरह से देखिएगा उसने क्या किया, चांदी की मुद्रा की जगह पर आपका कांसे की मुद्रा प्रचलन में लाई, और एक आपका अगर देखा जाए तो 140 ग्राम ग्रेन कांसे की जो कीमत है वो 140 ग्रेन टंका, यानी चांदी की मुद्रा के बराबर रख दी गई। यही कहलाया सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी। इसके पीछे राज्य का हस्तक्षेप था, राज्य की विश्वसनीयता थी, और इसके पीछे राज्य जो है जिम्मेदार था कि नहीं इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब ये देखिए मुद्रा आ गई, इसको देखते हैं। तो ठीक है आ गई। अब अगर ये आई तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, ये योजना उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा नहीं ये जो है उस योजना को वापस ले लिया गया, असफल हो गई वो योजना। उसने कहा कि जो भी इनके सिक्के हैं, जिनके यहाँ जो भी सिक्के वापस लेके आए, उससे जो है जो राजकोष से उसको बदला जाएगा, और उसको बदल दिया गया। तो सवाल यह है ऐसी क्या स्थितियाँ आ गई, क्या बातें हो गई जिससे इस योजना को असफल करना पड़ा। तो आइए वो देखते हैं कि योजना असफल क्यों हो रही है, ये योजना असफल क्यों हो रही है। तो पहली बात देखिए,
पहले समझिए योजना में क्या जब हो गया तो एक तो क्या हुआ कि चांदी की जगह पे कांसे का हो गया था। तो देखिए पहली बात राज्य का नियंत्रण, बहुत बड़ी बात है, राज्य का नियंत्रण, राज्य का टकसालों या राज्य का नियंत्रण राज्य का नियंत्रण नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब क्या नियंत्रण नहीं है जरा देखें हम लोग, यानी राज्य के द्वारा इस पूरी योजना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया जरा देखते हैं। पहली बात देखिए कि टकसाल से भी, जो शाही टकसाल से यहाँ से भी और सर्राफा की दुकान से भी, दोनों जगह से सिक्के बनने लगे। यानी टकसाल से तो बन ही रहे हैं और सर्राफे की जो दुकानें थी, जो सुनारों की दुकानें थी, वहां से भी सिक्के बनने लगे। लोग अपना कांसे का बर्तन लेके जाएं, कहा इसको सिक्के में कन्वर्ट कर दो, और उसकी वैल्यू चांदी की सिक्के के बराबर हो गई थी। तो इससे क्या हुआ कि राज्य का नियंत्रण न होने से टकसाल और सर्राफा दोनों से बड़े पैमाने पर जाली मुद्राएं बनी। हकीकत में ये सारी मुद्राएं टकसाल से निकलनी थी, जारी होनी थी टकसाल से, और उसके साथ साथ और कहां से निकल रही हैं, ये सर्राफा से भी निकल रही हैं। यही है राज्य का नियंत्रण का अभाव। एक जो है गली में कोई सराफे वाला भी सिक्का बना रहा है और टकसाल भी सिक्का बना रहे हैं। अब बताओ सराफा वाला सिक्का बनाएगा, वो सिक्के जो बनाएगा वो है कांसे का, उसकी वैल्यू चांदी के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह सिक्कों की ढेर लग गया। इन सिक्कों को कहा गया जाली सिक्के। सर्राफा ने जो सिक्के चलाए देखिए वो सारे जाली सिक्के बने। तो जाली सिक्कों का जो है ढेर लग गया, मतलब जाली सिक्कों की संख्या बहुत बढ़ गई। तो इस तरह से आप देखिए जाली सिक्कों का निर्गमन हुआ। तो राज्य के द्वारा इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया। बहुत बड़ी बात है कि राज्य के द्वारा इस पर नियंत्रण न रखने से जाली सिक्कों बहुतायत में बाजार में आ गए। जाली सिक्के देखिएगा भाई, ठीक है, तो जाली सिक्के आ गए। दूसरा और देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ये भी हम लोग देख लें। जाली सिक्कों के अलावा सिक्कों पर देखिए कोई पेचीदी डिजाइन नहीं, मतलब कि कोई पेचीदी डिजाइन नहीं, मतलब कोई इस तरह की डिजाइन होती जो कि केवल टकसाल से निकलती, जिसको सर्राफा वाले न बना पाते। ऐसी कोई पेचीदी डिजाइन नहीं। तो पता नहीं चल रहा है कौन सिक्का जो है वो टकसाल से निकला है या सर्राफा की दुकान से बना है। बर्नी ने यहाँ तक के कह दिया कि हर हिंदू का घर जो है वो आपका टकसाल बन गया। सोचिए, हर हिंदू घर, बर्नी ने बोला हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, क्योंकि सोने का काम हिंदू करते थे उस समय। तो बर्नी ने स्टेटमेंट है कि हर हिंदू का घर, तो बर्नी ने इसीलिए उदाहरण दिया है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। मतलब हर हिंदू अपने घर से में ही सिक्का ढालने लगा। बहुत बड़ी कमी, सिक्कों पर कोई पेचीदी डिजाइन नहीं थी। अगर जाली सिक्कों का आपका भरमार हो गया तो ये देखिए असफल इसीलिए योजना हो रही है। और देखिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ये देख लेते हैं, आप खुद समझिए। अगर हम लोग देखें और योजनाओं में प्रॉब्लम में क्या आ रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें और आ रही हैं। एक ग्रेसम का नियम है, ग्रेसम बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ग्रेसम का नियम, ये नियम ये है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, प्रचलन से बाहर कर देती है, कर देती है। बहुत बड़ा पूरा इस पे देखो लागू होता है। आप खुद सोचिए, आपके पास अगर मान लीजिए 500 रुपए का या 2000 का एक फटा नोट हो, तो आपका पहला उद्देश्य किसी तरह वो चल जाए, क्योंकि वो खराब मुद्रा है। आप उसको चलाने के लिए आपके पास जो सही नोट होगी उसको रखे रहेंगे,
इसलिए ग्रेसम का नियम खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। हर आदमी चाहता है कि जो मेरी खराब नोट है, जो मेरी फटी नोट है, जो मेरी पुरानी नोट है, पहले वो चल जाए। इसी तरह हम लोग अगर इसी नियम को देखें तो हर व्यक्ति क्या सोचने लगा कि हम टोकन मनी यानी सांकेतिक मुद्रा का ही काम करें। मतलब जब देने की बात हो तो हम सांकेतिक मुद्रा दें और लेने की बात हो तो हमको कौन मुद्रा मिले, अच्छी वाली मुद्रा मिले। तो सब लोगों ने अपनी अच्छी मुद्रा छिपा कर रख ली, यानी जो सच में जो टंका थे, चांदी के सिक्के थे, उनको रख लिया। और मार्केट में जो है पूरी तरह से बाढ़ आ गई सांकेतिक मुद्रा की। क्यों? क्योंकि मुद्रे जो थी एक तरह देखा जाए तो ये खराब मनी थी। खराब मनी मतलब इसी ढंग से कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो कीमत है वो चांदी की रियल कीमत से कम थी। तो ग्रेसम के नियम ने कहा कि चारों तरफ जो है आपका इस योजना से, हम लोग ग्रेसम के नियम को पकड़े तो देखें कि इस योजना से चारों तरफ जाली मुद्रा का प्रसार हो गया। अब जाली मुद्रा का प्रसार हो गया तो इसी से कहते हैं कि ये जो टोकन मनी है, जाली मुद्रा खासकर सराफा की वजह से जो बनी है, जाली मुद्रा का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ। हर आदमी चाहने लगा, देखिए हर आदमी चाहने लगा कि मैं जो है, जो मुझे देने वाला पक्ष हो तो वो मैं जाली मुद्रा में, जैसे किसानों ने भू राजस्व। अब किसान क्या सोच रहे हैं कि मैं जो भू राजस्व है वो जो है जाली मुद्रा में, सांकेतिक मुद्रा में दूं। और जाली मुद्रा वही जो उन्होंने अपने घर में बनाई हुई है या टकसालों से बनवाई है, तो भू राजस्व जाली मुद्रा में दिया जाने लगा। खूत मुकद्दम चौधरी मजबूत हो गए, वो जाली मुद्रा इकट्ठा करके घर से कांसे के बर्तन को बनाकर चांदी के टंका के बराबर राज को दे दिए। ये देखिए, तो खूत मुकद्दम चौधरी मजबूत हो रहे हैं। खूत मुकद्दम चौधरी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अब आप देख रहे हैं क्यों हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही घर से कांसा उठवाया और कांसे के सिक्के बनवा दिए और उसके बाद टकसाल सर्राफा से के बगल वाले दुकान से, और उसके बाद उसको भू राजस्व के रूप में किसको दे दिया, सुल्तान को दे दिया। किसान भी चाहते हैं कि उनको भू राजस्व किस में देना पड़े, आपका सांकेतिक मुद्रा में देना पड़े। सब चाहते हैं जो देने वाली बात हो सांकेतिक मुद्रा में हो, जो रियल मुद्रा है चांदी, जिनके घर में मुद्रा सोने चांदी, उसको घर में छपा कर लोगों ने रख लिया। इसलिए ग्रेसम ने कहा है कि जो इस खराब सांकेतिक मुद्रा की वजह से जो जाली मुद्राएं छपी, उनसे जो रियल मुद्रा थी यानी जो सच में चांदी के टंके थे वो सब छिप गए। और देखिए जो बड़े बड़े इक्तादार जमींदार थे ये तो हथियार भी खरीदने लगे जाली मुद्राओं से। घर में गए, कांसे के बर्तन लिए, आपका मुद्रा बनवा, जाके हथियार ले आए। इनसे धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य पे धक्का लगने लगा, क्योंकि सामने वाला व्यापारी है वो कांसे की मुद्रा की जगह लेकर चांदी की मुद्रा के वैल्यू के हथियार वापस कर रहा है, या खूत मुकद्दम चौधरी ने कांसे का पैसा दिया और उसकी जो वैल्यू है वो भू राजस्व के बराबर, वो चांदी की मुद्रा के बराबर है। इन सब की वजह से अगर देखा जाए तो जो है आपका पूरे साम्राज्य में जाली मुद्रा का प्रसार हो गया। अब आयात बहुत प्रभावित होने लगा। अब कोई भी विदेशी भारत में अपना सामान लेके आने के लिए तैयार नहीं होने लगा। क्यों? उसको लग रहा है क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि हम जो मुद्रा दें वो सांकेतिक मुद्रा दें। अब बताओ, बाहर का व्यापारी है वो चाहता है हमको चांदी का सिक्का मिले रियल में, और ये दे रहे हैं कांसे का मुद्रा कि लो ये चांदी के बराबर है, वो कैसे मान लेगा। इन सबसे आयात भी प्रभावित हुआ। देखिएगा, एक बहुत बड़ा रीजन हुआ कि सांकेतिक मुद्रा से सबसे ज्यादा आयात प्रभावित हुआ। सांकेतिक मुद्रा से आयात प्रभावित क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि जो भी विदेशी व्यापारी थे वो भारत में वस्तुएं बेचना बंद कर दिए। उनको लगा कि हम बेचेंगे तो हमको ये कांसे की मुद्रा दे रहे हैं, जो कि कहते हैं टंक के बराबर, इसको चांदी की मुद्रा मानो, हम क्यों माने। इन सब से कहा जा रहा है कि मार्केट में जो है जाली मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा, जाली में इसलिए बार बार कह रहा हूं, जाली जो सर्राफा के दुकानों में बनी है ये जाली मुद्राएं हैं, और जो टकसाल से छपे हैं ये सांकेतिक मुद्रा हैं। पर समस्या ये थी कि इन दोनों में फर्क नहीं रह गया था। इस तरह से पूरे मार्केट में इस मुद्रा की वजह से जो सच में चांदी सोने के सिक्के थे वो घर में रह गए, मार्केट से बाहर हो गए, इनकी पूरी बहुतायत हो गई। कुछ दिन बाद जब आयात प्रभावित होने लगा,
भू राजस्व जो है आपका कांसे के सिक्कों में ज़्यादा आने लगा, तो लगा कि इससे तो पूरी व्यवस्था ही डामाडोल हो जा रही है। इसको देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस योजना को वापस ले लिया गया। तो उसने बाद में एक निर्णय लिया कि जिनके पास भी सांकेतिक मुद्रा हैं वो लेके आए, हम उनके बदले में चांदी और सोने के सिक्के देंगे। पर यहीं पर एक बात बताई गई थी कि इतना भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। उसने ठीक है, उसने कोई साधारण डिजाइन बनाई थी, कोई पेचीदी डिजाइन तो नहीं थी, किंतु जो उसका कांसा था और ये जो सर्राफे कांसा था, दोनों में अंतर था। बर्नी ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आसानी से पकड़ लिया कौन जाली मुद्रा है जो कि सर्राफे की दुकान से निकली है और कौन मुद्रा टकसाल से निकली है। जो टकसाल से निकली थी उन्हीं के बदले केवल सोने चांदी के दिया गया जाली मुद्राओं को, इसलिए पकड़ेगा। जाली मुद्रा में प्रयुक्त कांसा और राज के द्वारा निकले कांसे की क्वालिटी में अंतर था, उस क्वालिटी से उसने पकड़ लिया। वो खास तरह का उसने कांसा बनवाया था जो कि मार्केट में सराफा के दुकानों पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए वो कांसा अलग था और वो कांसा अलग है। तो उसी कांसे की वजह से वो उसने जो है पकड़ लिया कौन मुद्रा टकसाल से निकली है और कौन मुद्रा सराफे से निकली है। तो इस तरह से अंततः इसकी योजना असफल हुई। उसने क्या किया कि सबको जो है सांकेतिक मुद्रा जो टकसाल से निकली थी उसके बदले में चांदी और सोना दे दिया। निसंदेह इससे राजकोष पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि जो है एक बड़े पैमाने पर बर्नी ने कहा है कि एक चांदी का पहाड़ ही पूरा हो गया। मतलब जो कांसा लाया था गला गला के उसको रखा, लगता था चांदी कोई पहाड़ बन गया है, और इसके बदले में उसने सोना और चांदी दिया। तो ये योजना इस तरह से कहलाएगी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो ये समझना है बस। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा किसे कहा जाता पहले हम लोगों ने पढ़ा, फिर सांकेतिक मुद्रा क्यों प्रारंभ की गई थी, फिर ये योजना में हुआ क्या, ये घटनाएं घटी, ये योजना क्यों असफल हो गई। इसलिए असफल हो गई कि हर व्यक्ति चाहता था कि मुझे सांकेतिक मुद्रा में ही देना हो, लेकिन जब लेने की बात हो तो मैं आपका जो रियल धातु है चांदी की या सोने की उसमें लूँ। इससे आयात निर्यात पूरी बाजार व्यवस्था क्रय विक्रय प्रभावित हुआ और लास्ट में मजबूरी में आकर जो है सुल्तान के द्वारा इस निर्णय को रद्द करना पड़ा। इससे फिर मैंने कहा सुल्तान की बदनामी हुई, फिर पुनः अमीरों उलेमाओं को एक मौका मिल गया सुल्तान को बदनाम करने का। तो योजना कहलाएगी सांकेतिक मुद्रा की योजना। चलिए अगली योजना हम लोग देखते हैं, खुरासान अभियान। देखिए भाई, खुरासान अभियान में तो ये खुरासान को अगर हम लोग देखें तो खुरासान एक तो पहली बात देखिए व्यापारिक महत्व का केंद्र था, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक मार्ग पर खुरासान स्थित था। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के व्यापार को जोड़ने वाले मार्ग पर खुरासान स्थित था। दूसरा, खुरासान पे अगर हम लोग देखें तो पंजाब और सिंधु क्षेत्र में होने वाले मंगोल आक्रमण के मार्ग में था। मतलब सोचिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान का प्लान क्यों बनाया। एक तो खुरासान का व्यापक जो है व्यापारिक महत्व है, व्यापारिक केंद्र पर है। दूसरा, जितने भी भारत में खासकर सिंधु नदी क्षेत्र में और पंजाब के क्षेत्र में जितने भी मंगोल आक्रमण हुए हैं कहीं न कहीं वो खुरासान होते हुए हैं। अतः अगर खुरासान पर नियंत्रण हो जाए या वहां पर अपना व्यक्ति कोई पहुंच जाए तो कहीं आपका इससे क्या होगा कि हम लोग देख रहे हैं इन सबका फायदा ये होगा कि हमारा जो है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ा कारण ये था क्यों खुरासान का अभियान कर रहा है, ठीक है। मंगोल के पतन के बाद मध्य एशिया में राजनीतिक शून्यता आ गई थी। मंगोलों का पतन हो गया था, राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी।
तो कहीं न कहीं मंगोलों के पतन के बाद ये जो खुरासान पूरा क्षेत्र यहाँ पर एक तरह से शून्यता आ गई थी, अतः इसका भी फायदा उठाकर खुरासान पर ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है कब्जा करना चाहता था, यह अपना प्रभाव जमाना चाहता था। तो खुरासान अभियान उसने क्यों किया या खुरासान की तरफ के बारे में क्यों सोच रहा है, हमने उसके एक कारण देखा कि खुरासान व्यापारिक मार्ग पर है। ये देखिए भाई, तो ये खुरासान का जो इलाका है, ये देखिए अरल सागर है और ये कैस्पियन सागर है। अभी अरल सागर में दो नदियां गिरती हैं, ये कहलाएगी सिर दरिया और ये नदी कहलाएगी आमू दरिया। इन्हीं के ये देखिए इन दोनों के ये जो क्षेत्र है जो सिर दरिया आमू दरिया के बीच में है, इसका नाम है, इस क्षेत्र का नाम है ट्रांस आक्सियाना। तो ट्रांस आक्सियाना का क्षेत्र आमू दरिया सिर दरिया के बीच का क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये देखिए देखिए, और ये मिस्र का क्षेत्र है, देखिए ये मिस्र है। ये जो आपका खुरासान देखिए आपका क्षेत्र है, ये खुरासान देखिए, ये ईरान वाले क्षेत्र के पास में था। देखिए तो समझिए बात को, एक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक त्रिसंघट बनाया जाएगा, त्रिसंघ बनाया जाएगा खुरासान को लेकर। देखो त्रिसंघ में कौन कौन है, इन तीन संघ में कौन कौन है, देखो भाई मिस्र, ये देखो मिस्र के शासक का नाम है अल नासिर। तो खुरासान इस क्षेत्र पर प्रभाव जमाने के लिए ये तीन संघ बना है। तो एक संघ देखो भाई MBT यहाँ से है भारत से, ट्रांसाक्सियाना से देखिए ये यहाँ से तर्मासिरीन है, ये तर्मासिरीन है, और मिस्र से देखिएगा है अल नासिर, अल नासिर। तो एक संगठन बन रहा है, मिस्र से ये है ट्रांस आक्सियाना, ट्रांस आक्सियाना से तर्मासिरीन है देखिए, और भारत से कौन था, MBT। ये हुआ कि तीनों संघ मिलाकर, यानी ये और ये मिलाकर खुरासान पर प्रभाव जमाएंगे, ताकि जो है आपका खुरासान पर ये आपका इस संघ का प्रभाव बना रहे। तो इस तरह से खुरासान अभियान के लिए देखिए ये सारे कारण थे। MBT के द्वारा एक संघ बनाया गया जिसमें आपका मिस्र के शासक अल नासिर, ट्रांसाक्सियाना के तर्मासिरीन, और भारत का कौन था भाई आपका MBT है ही। ये देखा हम लोगों ने। और क्या क्या हो रहा है यार समझिए। खुरासान के लिए देखिए अभियान के लिए एक खुरासान सेना ही बना दी गई। देखिए खुरासान सेना का गठन MBT के द्वारा। MBT खुरासान अभियान में क्या क्या कर रहा है, एक खुरासान सेना गठन, और इसमें कुल 3,70,000 सैनिक रखे गए। तो इस तरह देखा जाए तो 3,70,000 सैनिक रखे गए,
और इस सैनिक में तुर्कों के साथ साथ मंगोलों को, राजपूतों को भी शामिल किया गया। देखिए, एक तो खुरासान सेना का गठन किया गया, दूसरा देखिएगा क्या किया गया, एमबीटी ने क्या किया, सेना को अग्रिम 1 साल का वेतन, ये लीजिए, यानी कितना भार पड़ा, 1 साल का वेतन दे दिया गया सेना को। उम्मीद ये थी कि खुरासान पर हमला करेंगे, खुरासान अब में बहुत संपत्ति थी, सुना कि जो संपत्ति मिलेगी उससे इसकी भरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से सेना को 1 साल का वेतन दे दिया गया, खुरासान सेना गठन कर दिया गया और इसको लेकर ये प्लान था कि खुरासान पर हमला करेंगे, खुरासान को जीतकर अपना प्रभाव जमाएंगे और बाकी जो ही मंगोलों का जो खतरा है, व्यापारिक मार्ग पे कब्जा है और जो दक्षिण मध्य एशिया में अपनी एक पकड़ मजबूत करना, क्योंकि पेशावर, कलानूर तक सब जीत चुका था उत्तर पश्चिमी एरिया में। तो ये इसका देखिए उद्देश्य था। अब जब हुआ क्या, तो देखिए क्या हुआ, इसने पूरा प्लान कर लिया, किंतु इसके साथ इसकी किस्मत भी बहुत खराब है। ये योजना इसकी किस्मत से सफल हो गई, इसलिए असफल हो गई। ये जो देखिए तर्मासरीन ट्रांसअक्सियाना का शासक था, इसको वहां के लोगों ने अपदस्थ कर दिया। ये इन्हीं के साथ प्लान बना था, इसको वहां से गद्दी से उठाकर बाहर कर दिया गया। तो देखिए, एक सबसे उसका तो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी जो एकदम नजदीक है खुरासान के, वही जो है उसको अपदस्थ करके दूसरा व्यक्ति गद्दी में बैठ गया जिसके संबंध एमबीटी से अच्छे नहीं थे। और उस समय देखो जो खुरासान है, ये देखिए यहाँ के शासक का नाम था अबू सैयद। यहाँ जो शासक था अबू सैयद, अबू सैयद के विरुद्ध इन लोगों ने प्लान किया था। तो खुरासान शासक अबू सैयद के विरुद्ध ने प्लान किया था। तो एक तो तर्मासरीन अपदस्थ हो गया, दूसरा और देखिए ये जो है ये पूरा ईरान का क्षेत्र है। तो ये खुरासान ईरान में आता था, ईरान के शाहों के पास था। तो आगे चलकर मिस्र और ईरान दोनों के बीच में आपसी सहमति हो गई, संबंध बन गए, दोनों मित्र हो गए। तो ये लीजिए, मतलब यही जो मिस्र पहले शत्रु था वो मित्र बन गया, तर्मासरीन अपदस्थ हो गया, तो इसका जो पूरा प्लान था वो असफल हो गया। अब इसने सेना का गठन किया है, 3,70,000 सैनिक हैं, उनको 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया है। अब वो करे क्या, इतनी बड़ी सेना को तो यहाँ रखता नहीं। उसने सेना को पहले तो नागरकोट अभियान में भेज दिया, कुछ बची खुशी 1 लाख सेना को कराची अभियान में भेज दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद मजबूरी में इसने सेना को भंग कर दिया। जब यही सैनिक बताइए जिनको पहले सेना में भर्ती हो चुके हैं, 1 साल का वेतन मिल चुका है, ये खुद को अपने आप को राज्य का सैनिक मान चुके हैं, कईयों की तो शादी भी हो गई थी, और उसके बाद सोचिएगा जब सुना कि बेरोजगार हो गए, सारे लोगों ने विरोध कर दिया, चारों तरफ असंतोष हो गया। फिर वही लूटपाट का माहौल, जो पहले रोजगार था बेरोजगार हो गए, तो यही लोग लूटपाट करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये भी योजना क्या हो गई, असफल हो गई। तो ये जो दूसरी योजना है, देखिए इसमें परिस्थितियों के कारण तर्मासरीन को अपदस्थ किया जाना, बाद में जाके ये मिस्र और ईरान दोनों के बीच में संबंध अच्छे हो जाना, जिससे मिस्र से इसकी जो मित्रता थी वो खत्म हो गई। इन सब कारणों से ये अभियान नहीं हो सका और आगे चलकर जो इन्होंने पूरी सेना बनाई थी, देखिएगा इस सेना को, बड़ी सेना को राजधानी में न रखकर इनको नागरकोट अभियान में भेजा, नागरकोट अभियान, और कुछ को कराचिल अभियान भेजा। कराचिल अभियान में तो अभी 1 लाख सेना गई थी, बाद में वापस 10 तो 3 लोग आते हैं, 10 रहेंगे, अंतिम तो दिल्ली तक 3 ही पहुंचेंगे, सब सारे लोग मर जाते हैं। सोचिएगा अंत में बाद में सेना को भंग कर दिया। सेना को जब भंग कर दिया तो निश्चित रूप से असंतोष हुआ, सैनिकों में असंतोष हुआ और विद्रोह भी हुए। ये भी देखिए एक रीजन था उसका, खुरासान अभियान। तो खुरासान अभियान के बारे में इतना अगर आप जानते हैं तो बहुत जान रहे हैं। वैसे कि नॉर्मल सवाल, खुरासान अभियान किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब क्यों किया, खुरासान अभियान के तहत क्या त्रिसंघ बना था, क्या बातें हुई थी, फिर उसने खुरासान अभियान की तैयारी के लिए खुरासान सेना ले लिया, 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया, मंगोल राजपूतों तक को शामिल कर लिया। तो चौतरफा इसका विरोध होने लगा, हर वर्ग में इसका विरोध हो गया। अब देखिए अगली योजना है कराचिल अभियान। कराचिल को कराजल अभियान भी कहा जाता है।
देखिए ये हिमाचल प्रदेश में के सीमावर्ती पहाड़ी, ये हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र है जो कि चीन से लगा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची अभियान के लिए 1,00,000 सेना मलिक खुसरो के नेतृत्व में भेजी। देखिए, तो इस तरह से 1,00,000 सेना मलिक खुसरो के नेतृत्व में कराची अभियान हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, जो कुमायूं पहाड़ी का क्षेत्र है वहां पर है ये कुमायूं क्षेत्र, तो वहां पर चीन से जो लगा हुआ वहां के अभियान में भेजी। खुसरो के नेतृत्व में कहा गया कि ये जो है एक शहर था जिदिया, जिदिया को जीत लिया इसने। इस अभियान में गया खुसरो मलिक ने, जिदिया को जीत लिया। उसके बाद सुल्तान ने कहा वापस आ जाओ। सुल्तान ने वापस बुलाया इसको, किसको? देखिए भाई, मलिक खुसरो को। किंतु ये माना नहीं, इसको लगा मैं सुल्तान को और खुश करता हूँ। तो सुल्तान, क्योंकि सुल्तान चारों तरफ बदनाम हो रहा था, उसको लगा मैं सुल्तान को खुश करने का एक मौका देता हूँ, और इसके लिए सुल्तान ने वापस बुलाया, किंतु वापस नहीं आया और ये बिना बताए तिब्बत तरफ चला गया, तिब्बत की तरफ अभियान में निकल गया ये। और इस तरह से तिब्बत में विषम परिस्थितियां, अब आप जानते तिब्बत में विषम जलवायु परिस्थिति, इनको तो पता है नहीं, ये सब मैदानी भागों के रहने वाले सैनिक थे। कहा गया कि वहाँ बारिश हुई, वर्षा हुई खूब, महामारी फैल गई। सुनो, महामारी फैल गई, बहुत सारे जो सैनिक थे इसी महामारी में मारे गए। दूसरा, पहाड़ी इलाकों में तिब्बतियों के घर थे, तो नीचे जैसे दो पहाड़ी के ऊपर घर है, नीचे सेना जा रही है, तो उसी सकरी गली में, सकरी पहाड़ियों में सेना पर तिब्बतियों ने हमला कर दिया। सकरी पहाड़ी में तिब्बती ने सेना पर हमला किया। तो इस तरह से एक तरफ तो बहुत बरसात होने से, आपका महामारी फैलने से बहुत सारे सैनिक तो उसी में मारे गए। दूसरा, तिब्बती जो है ना, वह उनको अपना वो पहाड़ी इलाकों में रहते थे, उन लोगों के द्वारा इस पर हमला किया गया, सकरी घाटियों में इनको घेर लिया गया, सैनिकों को मारा गया। बताया जा रहा है कि 10 लोग, 1,00,000 में 10 लोग जिंदा बचे, 10 लोग जिंदा बचे थे। सोच सकते हैं, 10 लोग जिंदा बचे। बाद में राजधानी आते आते केवल 3 बचे थे, 3 लोग शेष बचे थे। तो 1,00,000 में से सोचिएगा पूरी सेना का सेना नष्ट हो गई। यही अभियान कहलाता है उनका कराचिल का अभियान। तिब्बत को जीत भी नहीं पाए, हार के वापस भी लौट गए। तो कहीं ना कहीं ये अभियान कहलाएगा कराचिल का अभियान या कराजल का अभियान। यहाँ भी मोहम्मद बिन तुगलक की गलती नहीं, उसने वापस बुलाया था, किंतु चूंकि जब हार होती है तो सुल्तान के माथे गई, ये असफलता सुल्तान के माथे गई। तो इसका 5वां अभियान को भी जो था कराजिल अभियान, इसको भी कहीं ना कहीं जो है योजना थी, इसको जो है असफल घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो 5 योजनाएं हमने पढ़ी हैं, पहला देखिएगा द्वाब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका सबसे एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग आज देखेंगे, वो है आपका प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में बेसिक हम लोग देखने जा रहे हैं कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि क्षेत्र में सुधार, और ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि क्षेत्र में सुधार, मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर रहा है। देखिए, तो कृषि क्षेत्र में सुधार मोहम्मद बिन तुगलक का तो पहला काम है, देखिए उसने
दीवान ए कोही, दीवान ए कोही ये विभाग बनाता है, ये कृषि विभाग है, कृषि विभाग की स्थापना की उसने। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा कि दीवान ए कोही का संबंध किस क्षेत्र में सुधार के लिए था, तो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए दीवान ए कोही विभाग बना। अब इसका जो भी हेड रहेगा वो आमिर ए कोही कहलाएगा, आमिर ए कोही इसका प्रधान होगा, हेड होगा। ये समझिए पहला सुधार किस क्षेत्र में हो रहा है। तो ये देखिए जो दीवान ए कोही डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग का डिपार्टमेंट, इसके कार्य क्या क्या हैं देखिएगा भाई। सबसे पहली बात देखिए क्या है इसमें, इसके अंतर्गत वो क्या क्या कर रहा है। तो दीवान ए कोही डिपार्टमेंट जो उसने बनाया है, एक इसने जो है कृषि क्षेत्र का मॉडल देखिए, तो समझिए कृषि क्षेत्र का मॉडल, इसमें वो क्या कर रहा है। इसमें 75 किलोमीटर लंबा और 75 किलोमीटर चौड़ा, अगर देखा जाए तो लगभग 3 लाख बीघा, 3 लाख बीघा की एक जमीन ले रहा है। देखिए दीवान ए कोही के तहत कृषि क्षेत्र का एक मॉडल डेवलपमेंट कर रहा है, कौन, आपका एमबीटी। 3 लाख बीघा की जमीन ले रहा है, इसमें लगभग 70 लाख टन का उसने खर्च किया, 70 लाख टन का खर्च कर रहा है। और यहीं पर देखिएगा वो जो है एक आपका सस्यावर्तन या फसल चक्र प्रणाली, फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत क्या है। इसमें देखिएगा इस सस्यावर्तन प्रणाली में कि पहले भाई देखिए जौ, जौ के बाद गेहूं, गेहूं के बाद गन्ना, गन्ना के बाद अंगूर और अंगूर के बाद खजूर और फिर जौ। तो सस्यावर्तन प्रणाली, जौ, जौ के बाद गेहूं, फिर गन्ना, फिर अंगूर, फिर खजूर। तो ये देखिएगा भाई हम लोग देखें ये पूरा, तो इस पूरे में सस्यावर्तन करने जौ, गेहूं, गन्ना, अंगूर और खजूर इसकी। तो ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि सस्यावर्तन प्रणाली या फसल चक्र प्रणाली किसने लागू की थी, तो एमबीटी ने। आपका ये लगभग 3 लाख बीघे में है, 70 लाख टन का खर्च करता है इसमें, इस प्रणाली पर, और ये पूरी तरह से योजना असफल रहती है। अब ये योजना पूरी तरह असफल थी, इसमें लगभग 3 वर्ष का समय बीता। देखो भाई इसमें 3 वर्ष का समय बीतता है, 3 वर्ष लगता है, पर उसको लगा कि पहले वर्ष ही फायदा हो जाए, वो अधीर बहुत है, जिससे योजना असफल हो गई। अब असफल होने का योजना के पीछे देखिए कारण, अगर हम लोग देखें योजना क्यों असफल हो गई, तो कारण नंबर 1 कि जो उसने भूमि चुना था वो बंजर भूमि थी। देखिए इनके अधिकारियों ने जो भूमि चुना वो बंजर भूमि का चयन। अब यही देखिए कम से कम उपजाऊ भूमि होती तो उस पर अच्छा होता, बंजर भूमि को, यद्यपि बंजर भूमि को डेवलपमेंट करना चाहता था लेकिन वो अधिक बंजर थी, इसलिए आपका बंजर भूमि का चयन। दूसरा, जितने भी अधिकारी थे, जितने भी अधिकारी थे, अधिकारी और कर्मचारी थे, कर्मचारी देखिएगा उन्होंने धन का दुरुपयोग किया। जो पैसा इसमें मिला 70 लाख टन का, धन का दुरुपयोग किया गया, लूटपाट की गई धन में, तो एक तरह से पूरा भ्रष्टाचार से पूरा का पूरा ये भर गया। तो ये जो दीवान ए कोही के द्वारा जो कृषि क्षेत्र का मॉडल डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया था वो पूरी तरह से क्या रहा, असफल रहा। तो कोई पूछे आज के बाद दीवान ए कोही का
संबंध किस विभाग से है? कृषि विभाग से है। किसने बनवाया था? एमबीटी ने। दीवान कोही के तहत कौन सी फसल चक्र प्रणाली अपनाई गई? सस्यावर्तन फसल प्रणाली। इसमें क्या क्या था? जौ के बाद गेहूं, गेहूं के बाद गन्ना, गन्ना के बाद अंगूर और अंगूर के बाद खजूर। ये देखिएगा, इसमें कुल लगभग 70 लाख टन का खर्च होते हैं। 3 लाख बीघा का क्षेत्र था ये। और योजना सफल क्यों हुई? एक तो बंजर भूमि का चयन हो गया था, दूसरा जो अधिकारी थे उन्होंने धन का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, लूटपाट की, जिससे योजना पूरी क्या हो गई? असफल हो गई। तो किसी क्षेत्र के सुधार में हमको ये भी देखना था, उसने जो परिवर्तन किया था ये हमने देखा। इसके अलावा जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाल संहिता का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट। फेमिन कोड। अकाल संहिता का निर्माण कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अकाल के समय में राज्य के क्या क्या सुविधाएं देंगी, राज्य क्या क्या अधिकारियों क्या क्या उत्तरदायित्व, सब इस अकाल संहिता में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अकाल हुआ, प्लेग हुआ, लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। तो इस तरह कोई पूछे अकाल संहिता का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आगे देखिएगा भाई, आपका सूबे की आय व्यय के लिए रजिस्टर का निर्माण, ये लीजिए, इसको हस्म ए बहिलास्त कहते थे। हस्म ए बहिलास्त, सूबे के रजिस्टर को। तो किस सूबे में कितना आय होगा, कितना खर्च होगा, इसके लिए रजिस्टर का निर्माण कौन कर रहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इससे प्रत्येक सूबे की आय और व्यय दोनों की जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से एक रजिस्टर कौन बनवा रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। उसको हस्म ए बहिलास्त उस रजिस्टर को कहा जाएगा। तो ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट चीज देखने को मिली। दूसरा देखिए, ये कोई इक्तदार था, मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। कैसे? एक इक्तादार जो होता था, देखिए मान लीजिए कोई इक्ता यहाँ का जो मालिक होगा, यहाँ का वो रेवेन्यू भी वसूलेगा और सैनिक अधिकारी दोनों होता था। तो इसलिए जो इक्तादार को उसको मुक्ता कहा जाएगा, तो वो बहुत मजबूत व्यक्ति होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि जो इक्तादार के साथ जो मुक्ता होगा यहाँ का, वो केवल प्रशासन देखेगा, रेवेन्यू के लिए वसूलने के लिए एक अलग अधिकारी नहीं, इनका राजस्व अधिकार छीन लिया गया था। इस तरह देखिएगा आगे, मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीन कर देखिएगा, वली उल खिराज नामक अधिकारी को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, नामक अधिकारी को दिया गया। ये देखिए, ये वली उल खिराज नामक अधिकारी का सबसे पहली नियुक्ति भी यही करता है, वली उल खिराज। तो वली उल खिराज नामक जो है अधिकारी इसने हर इक्तादार के पास बना दिया, जिसका काम यही रहेगा कि वो जो है राजस्व वसूली का काम करेगा। दूसरा देखिएगा, शताधिकारी की नियुक्ति, ये एक नया काम उसने किया। अर्थात 100 राजस्व गांव, 100 राजस्व ग्राम अधिकारी के ऊपर नियंत्रण हेतु। तो ये देखिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत बड़ा और काम किया कि शताधिकारी नामक जो है एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका काम रहेगा आपका ये जो हमने देखा। इन सब के अलावा बहुत देखिए सुधार कर रहा है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में।
जब उसको ये जानकारी मिली थी कि किसानों ने विद्रोह कर दिया, ज़बरदस्ती खूब लगान वसूला गया, तो उसने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सोनधरा और तकावी ऋण बांटे। देखिए ये सोनधरा और तकावी ऋण हैं। तो इस तरह खूब पूछा जाता है कि सोनधरा और तकावी ऋण किसने बांटे थे? तो किसने बांटे थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सोनधरा जो था वो कम ब्याज पर था। देखो है, सोनधरा में ब्याज लगता था, कम ब्याज पर ऋण। और जो तकावी थे बिना ब्याज के ऋण थे, बिना ब्याज के ऋण। सोनधरा ऋण जो दिया गया था, क्यों दिया गया था? कि जो किसान हैं वो बीज खरीद लें, बैल खरीद लें, हल, क्योंकि किसानों ने खड़ी फसल में आग लगा दी थी, बीज नष्ट हो गए थे, बैलों को मार के कुएं में डाल दिया था, हलों को तोड़ डाला था, तो बीज बैल हल खरीदने के लिए उसने सोनधरा ऋण बांटे ताकि, लेकिन उनके लेट हो गया सब में। तो आज के बाद सोनधरा ऋण किसने बांटा? तकावी ऋण किसने बांटा? मुक्तस वसूली के अधिकार किसने छीन लिए? सत्ताधिकारी की नियुक्ति कौन कर रहा है? रजिस्टर कौन बनवा रहा है? सारा जो हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अमीर को ही या दीवाने को ही विभाग की स्थापना किसने की? तो सब कौन कहलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो सब कुछ हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक में देखा। तो आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की देखा जाए तो 3 योजनाओं के साथ साथ प्रशासन में खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसने क्या क्या किया ये देखा। अगले वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका धार्मिक पक्ष देखेंगे, इसका इस समय में स्थापत्य देखेंगे, इसके समय में कल्चर देखेंगे, और तो इसी के समय में हम लोग क्या क्या विद्रोह हुए और साम्राज्य का विस्तार हुए। तब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। हम आएंगे फिरोज शाह तुगलक में। धन्यवाद।